Hello everyone. So now we are going to solve some PYQs of class 11th biology chapter, ठीक है, which is cell the unit of life. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest. मतलब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है जेनेटिक मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन का, कि सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे उसके बाद लास्ट में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इनमें से. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट जीनोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन. नहीं, न्यूक्लियोटाइड वही सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ. और जीनोम जो है वो लार्जेस्ट होता है. तो अब यहाँ पे हम इससे मदद ले सकते हैं. जब हमें लार्जेस्ट जेनेटिक मटेरियल पता है, स्मॉलेस्ट जेनेटिक मटेरियल पता है, तो देखो यहाँ पे लार्जेस्ट ये जीनोम ठीक है, क्रोमोसोम ठीक है, जीन और न्यूक्लियोटाइड ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट इसकी शायद ऑप्शन है. बाकी आगे एक बार और देख लेते हैं. क्रोमोसोम गलत, क्रोमोसोम गलत, ठीक है, पहले ही गलत हो गया. लास्ट में जीन गलत, ये न्यूक्लियोटाइड इसमें ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये क्रोमोसोम फर्स्ट पे ही गलत है. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी. नेक्स्ट है अ प्रोटोप्लास्ट इज अ, जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या है? विदाउट सेल वॉल. प्रोटोप्लास्ट के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है. देखो मैं आपको प्रोटोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ. प्रोटोप्लास्ट एक बायोलॉजिकल टर्म है जो किसने दी थी? हैंस्टीन ने. कब दी थी? 1880 में, ठीक है. टू रेफर टू द एंटायर सेल एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल. और ये क्या होता है? लैक्स सेल वॉल. प्रोटोप्लास्ट के पास सेल वॉल नहीं होती. प्रोटोप्लास्ट कैन बी जनरेटेड बाय स्ट्राइपिंग द सेल वॉल फ्रॉम प्लांट, बैक्टीरियल और फंगल सेल्स बाय मैकेनिकल, केमिकल या एंजाइमेटिक मीन्स. स्ट्राइपिंग का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे बोला कि स्ट्राइपिंग द सेल वॉल, कि मतलब जो भी मटेरियल है पूरा सेल वॉल का उसको रिमूव करके, ठीक है, जो एक्सटर्नल मटेरियल है पूरा, प्लांट्स हो सकता है, बैक्टीरियल या फंगल सेल से, मैकेनिकली, केमिकल या एंजाइमेटिक मीन्स से, तीनों में से कोई सा भी मोड वहाँ पे यूज किया जा सकता है. ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल अलोंग विद न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. जितना भी कंटेंट होता है सेल का न्यूक्लियस के साथ, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. यानी कि आप क्या बोल सकते हो? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. जितना भी सेल का कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में ही तो होता है ना. तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. एक मिनट. हाउएवर जो एक प्लांट सेल है बिना सेल वॉल के, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. दैट इज सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट. यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? सी. इसको इरेज कर देते हैं पहले. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. A major breakthrough in the studies of cell came with the development of electron microscope. This is because एक मेजर ब्रेक आया किसकी स्टडीज में? सेल्स की स्टडीज में. किसके डेवलपमेंट के साथ? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब जो है डेवलप हुआ, तो मतलब काफ़ी हेल्प मिली थी उससे, ठीक है. एक मेजर ब्रेक मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो सेल्स की स्टडीज़ थी वो काफ़ी हद तक ईजियर हो गई थी उस टाइम. किसके डेवलपमेंट के कारण? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के कारण. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? जो मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी या कौन सी जो है उसमें वो प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ. तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है.
करेक्ट ऑप्शन इसका है 3 यहाँ पे है, सी डी, ये रहा डी ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। एक मेजर ब्रेक आया थ्रू इन सेल स्टडीज केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैविंग ग्रेट रिजोल्यूशन पावर। इसकी रिजोल्यूशन पावर जो थी बहुत अच्छी थी, ड्यू टू विच वी कैन सी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। अगर देखो रिजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी थी तो हम जो उसके माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से देख पा रहे थे, जो मतलब उसके कह सकते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसके, सेल ऑर्गेनिल्स के, जितनी भी सेल ऑर्गेनिल्स है उनके जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स थे उनकी स्टडीज मतलब काफी हद तक इजियर हो गई थी और मतलब अब प्रिसाइज हो गई थी, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिसाइज स्टडी होने लग गई थी। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ यहाँ पे। और रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है, रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, मतलब ऐसे बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको यूज करता है। और एंड देयर वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, और उनकी वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक क्या करने के लिए, मैग्नीफाई का मतलब होता है उसको एनलार्ज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, ठीक है। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या यूज करता है, विजिबल लाइट को यूज करता है इमेजेस को मैग्नीफाई करने के लिए। दिस स्ट्रीम इज कन्फाइंड एंड फोकस्ड यूजिंग मेटल, मतलब ये जो अपना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वाला है इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड, ये इसमें मतलब स्ट्रीम है, ये काफी ज्यादा फोकस्ड स्ट्रीम है, जिसमें कि मेटल अपर्चर्स होते हैं, कुछ मैग्नेटिक लेंसेज का यूज किया जाता है इनटू अ थिन फोकस्ड मोनोक्रोमेटिक बीम, ठीक है। ये था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। A student wishes to study the cell structure under a light microscope having 10x eyepiece and 45x object, मतलब ऑब्जेक्टिव 45 इंटू बोलते हैं, 10 इंटू eyepiece और 45 इंटू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। He should illuminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है, शुड मतलब इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइटन अप, ठीक है, मेक समथिंग विजिबल और ब्राइट, उसके ऊपर कुछ भी लाइट डालकर उसको जो है मतलब लाइटन अप करे। तो उसको कौन से मतलब ऑब्जेक्ट को कौन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, कौन से लाइट के कलर से इल्यूमिनेट करना चाहिए ताकि वो बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन ले सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्लू। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करके बता देती हूँ। देखो अगर मैं बात करूं रिजॉल्विंग पावर या फिर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्या होता है, मतलब ये एक एबिलिटी होती है आइज की कि वो डिस्टिंग्विश कर सके, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर सके दो क्लोज ऑब्जेक्ट जो हैं, टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट, मतलब इंडिविजुअली उनको डिस्टिंग्विश कर सके, ये एबिलिटी लिखा है मैंने, ठीक है, सेपरेट। इसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, एब्स इक्वेशन होती है, ठीक है, एबिस इक्वेशन इसको बोलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू विच एल एम इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या वेवलेंथ होती है एन ए, ठीक है, जहाँ पे ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है किसकी, लाइट की, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ होती है। एन ए या इसको हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑप्टिकल एक्सिस एंड आउटर रे कवर्ड बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि ये क्या होता है, मल्टीपल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग रिजोल्विंग पावर क्या होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। हमारी आंखों की एबिलिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके दो क्लोज ऑब्जेक्ट के बीच में एज सेपरेट।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ब्लू। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। नेम्स ऑफ स्क्लीडन एंड स्क्वान आर एसोसिएटेड विद, जो स्क्लीडन और स्क्वान इनका नाम किससे एसोसिएटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी, स्किल्डन और स्क्वान ने, कब, 1839 में, ठीक है, 1839 में। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज हुए हैं, सेल से। सेल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, सेल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं, ठीक है, एटसेट्रा और भी कोई कई नाम होंगे, कई नाम है हालांकि, पर आपको ये दो ही याद रखने हैं, ठीक है। स्क्लीडन और स्क्वान जो थे एज वेल एज विर्चो, इनके साथ साथ एक विर्चो जो थे साइंटिस्ट थे, वो भी जनरली सीन एज अ फाउंडर ऑफ, उनको क्या माना जाता है, सेल थ्योरी का फाउंडर माना जाता है तीनों को, ड्यू टू देयर पायनियरिंग साइंटिफिक वर्क इन, इनके जो प्रिसाइज 1800s में जो स्टडी थी सेल के ऊपर, इस कारण जो सेल थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अफेक्ट करती है नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के हर एस्पेक्ट को क्या है ये अफेक्ट करती है। मतलब कि आपको देखो, जो सेल यहाँ पे पढ़ते हो आप, ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी आप पढ़ते हो, उसमें भी मतलब इन चीज़ों का यूज़ होता है कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक, मतलब हर जगह बार बार आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये काफ़ी मतलब बहुत सारे चैप्टर्स का जो है ये बेस होता है, बेस बना देता है हमारा कौन सा, ये सेल वाला चैप्टर जो थ्योरी एंड यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को काफ़ी जो है अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की, विच इज करेक्ट, करेक्ट बताना है यहाँ हमें अबाउट सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में, इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर, हमें करेक्ट बताना है सेल थ्योरी के बारे में, क्या कौन से स्टेटमेंट इनमें से किसके कंटेक्स्ट में, सेल स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। जो द एक्सपेक्टेशंस टू सेल थ्योरी, जो एक्सपेक्टेशंस थी मतलब है सेल थ्योरी के लिए, आर वायरसेस, वो कौन सी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं, एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस कहना चाह रही हूँ मैं, गलती से जो है मैंने एक्सपेक्टेशंस बोल दी। जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में वो कौन है, वायरसेस, ठीक है। और विच डू नॉट पोजेस, जो एक सेलुलर मशीनरी पोजेस नहीं करते वायरस, ये कंसिस्ट करते हैं डीएनए या फिर आरएनए कोर, जो कि सराउंडेड होता है प्रोटीन शीट से, एंड लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या है, लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ मतलब डीएनए हो सकता है इसके पास या आरएनए हो सकता है, जो कि किससे मतलब सराउंडेड होता है, एक प्रोटीन शीट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सी। नेक्स्ट बात करेंगे, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, सिंपल आपको जो है आंसर पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर में। देखो एक जो एंगस्ट्रॉम है वो इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में बात करेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें मिलीमीटर में 10⁻⁻7 mm, और अगर मैं माइक्रोमीटर में बात करूँ तो 10⁻⁴ माइक्रोमीटर। तो हमारे पास आ गया सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक बहुत ज़्यादा अच्छी हाई रिजोल्यूशन पावर होती है, ऐसा क्यों, ड्यू टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। रिजोल्यूशन एक पावर होती है माइक्रोस्कोप की जो डिस्टिंग्विश कर सकती है दो पार्टिकल के बीच में जो बहुत ज़्यादा क्लोजली सिचुएटेड हों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास हाई रिजोल्यूशन पावर होती है ड्यू टू वेरी लो, उसकी मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी लो वेवलेंथ के कारण उसकी रिजोल्यूशन पावर जो है ज़्यादा होती है। रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू, क्या होती है, अभी मैंने बताया था पीछे, डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दो क्लोज ऑब्जेक्ट के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्टिंग्विश कर सकता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इज नॉट कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी जो NA मैंने आपको बताया था एक पीछे क्वेश्चन में। मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक पावर होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ,
मैग्निफिकेशन का मतलब होता है पावर ऑफ एनलार्जमेंट, ठीक है, यानी कि जूम इन करना उसको अच्छे से, आप मतलब इस वर्ड से समझ सकते हो। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का और ओक्यूलर लेंस का, ठीक है। ओक्यूलर लेंस की जो मैग्निफिकेशन है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला ये होता है मैग्निफिकेशन का, इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज विद द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या साइज है इमेज का, अपॉन साइज ऑफ इमेज विद द अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब है बिना, मतलब नेकेड आई, ठीक है, नेकेड आई के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका क्या साइज है, मतलब इंस्ट्रूमेंट से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब साइज क्या आ रहा है इमेज का, और अनएडेड मतलब नेकेड आई से अगर हम उस इमेज को देख रहे हैं तो उसका क्या साइज आ रहा है। तो ये हमारे पास 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज पावर ऑफ एनलार्जमेंट, और फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको बता दिया, बस इतना ही इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ऑर्गेनिल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू, ऑर्गेनिल्स को हम जो है कैन बी सेपरेटेड सेल होमोजिनेट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 11th का सी करेक्ट ऑप्शन है। सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किस काम के आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो जो होमोजिनेट होता है सेल ऑर्गेनिल्स का, वो अलाउ करता है टू अंडरगो सेंट्रीफ्यूगेशन बाय विच, जिससे क्या होता है जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। यानी कि क्या होता है ये, through which different cell organelles separated get separated, ठीक है। ये हमारे पास होता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजिनेट का मतलब होता है मिक्सिंग, मतलब जो दो मिक्स्ड सेल हैं उनको हम डिफरेंट, मतलब उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी के बारे में इनकरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट हमको इस क्वेश्चन में बतानी है। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं, बॉडीज जो है वो न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट्स की, मतलब एग्रीगेट्स होते हैं, न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेट्स जो कि स्टेनेबल सब्सटेंसेस होते हैं, यूजुअली जो प्रोटीन हो गया, और फॉर्म्ड ड्यू टू वायरल मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर। वायरल मल्टीप्लिकेशन या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ये बॉडीज या तो मतलब या इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, मतलब जो ये एबनॉर्मेलिटीज होती हैं ये इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, और दे आर स्पेसिफिक और सर्टेन डिसीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो ये कहाँ पे, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में ये है, ये करेक्ट है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट्स रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है इंक्लूजन बॉडीज के कंटेक्स्ट में, एक्सेप्ट ए। तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको एक पॉइंट समझाऊं यहाँ पे, देखो एक टर्म होती है हेरिडेटरी इंक्लूजन बॉडी मायोपैथीज, यानी जिसका आप बोल सकते हो HIBM। ये क्या होता है, एक रेयर ग्रुप ऑफ डिसीज होता है, रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक
मसल डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, देखो जो ट्रांसमिट हुई हो आगे, जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के जीन से जो आगे फर्दर ऑफ स्प्रिंग में क्या हुई हो, ट्रांसमिट हुई हो, जिसकी वजह से उसको वो डिसीज या डिसऑर्डर हुआ है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। एज विद इंडिविजुअल विद IBM, मतलब जो ये मतलब जिसको ये डिसऑर्डर हो, यानी रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक मसल डिसऑर्डर होता है, उस इंडिविजुअल के साथ क्या होता है, जो उसकी मसल टिश्यू होती हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल की, वो बहुत सारे मतलब न्यूमरस सब सेलुलर कंपार्टमेंट, जिनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, वो मतलब उसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत सारे। तो जो एज है ऑनसेट ऑफ दिस डिसऑर्डर इज जनरली, इसकी जो इस एज मतलब सॉरी डिसऑर्डर का जो ऑनसेट होता है, कौन सी मतलब किस एज ग्रुप के बीच में होता है, वो होता है 20 and 40 years ऑफ एज। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो मतलब क्या कोज करता है, ये कोजेस muscle weakness that may worsen over time and damage the muscles। ठीक है, मतलब मसल वीकनेस ये कोज करती हैं, ऑब्वियसली मसल वीक होंगी तो मतलब वो फ्रैक्चर वगैरह या फिर मतलब और भी जो सेवरल परेशानियां जो आती हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को करने में, वो उसको उसमें क्या होती है, हिंड्रेंस पैदा होती है, यानी कि रुकावट आ जाती है। तो ये होता है हमारा HIBM। ये मैंने आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा डिसीज समझाई है। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। Which of the following nucleic acid is present in an organism having 7 degree S ribosomes only? इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है प्रेजेंट होगा एक ऑर्गेनिज्म में जिसके पास 7 S राइबोसोम्स होते हैं ओनली? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है C, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड DNA जो होता है उसमें ये पाया जाता है। देखो जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 70S टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये 70S टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें मतलब ये पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जो कि एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं होता। प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स हैविंग डबल स्टैंडर्ड DNA नॉट एनक्लोज्ड इन एनी मेम्ब्रेन, यानी कि नेकेड, वही जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है भाई, जो प्रिमिटिव सेल्स हमारे हैं, ठीक है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक दूसरे के अपोजिट होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पुरानी थी, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स की वो होती है। और यूकैरियोटिक्स में, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा इनमें से इंक्लूजन बॉडी, कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स में, वो पूछा है। करेक्ट ऑप्शन इसका पोलिसोम। देखो पोलिसोम क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं राइबोसोम्स के, क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू mRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है भाई स्मूथ और एक होता है, नहीं ये नहीं होते, सॉरी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दो टाइप के, एक होता है वो स्मूथ और एक होता है रफ। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनके ऊपर मतलब ये पोलिसोम जो है इसके ऊपर राइबोसोम्स का ऐसे क्लस्टर होता है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू जो mRNA मॉलिक्यूल है उससे अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पोलिसोम। नेक्स्ट है सेल वॉल इज एब्सेंट, इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं होता? तो करेक्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो माइकोप्लाज्मा हमने कोई चैप्टर हमने कवर किया था पीछे,
उसमें माइकोप्लाज्मा का एक मतलब किसी चैप्टर में बिल्कुल छोटा सा जिक्र है, तो ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा होता है भाई जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मास लैक ऑफ सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो इसका फायदा क्या है कि वो नेचुरली जो है एंटीबायोटिक्स से उनके पास रेजिस्टेंस होती है, जो टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस, जो किसको टारगेट करती है, जो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है उसको। दे कैन बी पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोफिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है या सेप्रोट्रोफिक का मतलब होता है जो दूसरे की होस्ट मतलब लिविंग बॉडी है उसके ऊपर क्या करे, सर्वाइव करते हैं। Mycoplasma usually colonizes the throat bacterial biofilm or tartar found in the oral cavity. Mycoplasma pneumoniae is one of the common causes of acute respiratory infection. Mycoplasma pneumoniae एक मतलब ऐसी कॉमन कोज है किसका, acute respiratory infection का, जो respiratory infection हो जाता है किसकी वजह से हो सकता है, वो एक मतलब Mycoplasma pneumoniae होता है उसकी वजह से हो सकता है, जो क्या करता है, लैक्स सेल वॉल। नेक्स्ट है which structures perform the function of mitochondria in bacteria। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, वो कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से परफॉर्म करता है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मीजोजोम्स। देखो कुछ बैक्टीरिया में बात की जाए जैसे कि बैसिलस सबटाइलिस का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, बैसिलस सबटाइलिस। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ मतलब इनफोल्डिंग्स बनाती है, जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फर्दर कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है। देखो ऐसे हो सकता है, मतलब ये कुछ इस टाइप की इनफोल्डिंग्स बना देती है, या मतलब किसी भी टाइप की इनफोल्डिंग्स बनाती है और उसको ही नाम दिया गया है क्या, मीजोजोम्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो ये इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो क्या होती है, मीजोजोम उसको बोलते हैं। मीजोजोम के पास क्या होता है, वेरियस फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी, सेक्रेटरी वगैरह में। ठीक है, काफी फंक्शन हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, मीजोजोम्स। नेक्स्ट बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। टर्म ग्लाइकोकैलेक्स इज यूज्ड फॉर, जो ग्लाइकोकैलेक्स टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए, ग्लाइकोकैलेक्स या फिर म्यूसिलेज जिसको बोला जा सकता है। दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तो इसमें क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कोटिंग होती है बैक्टीरियल सेल्स की या फिर सेल वॉल की, जो कि पॉलीसेक्राइड्स में रिच होती है। पॉलीसेक्राइड में रिच बैक्टीरियल सेल्स या सेल वॉल की आउटर कोटिंग को ग्लाइकोकैलेक्स या फिर म्यूसिलेज बोला जाता है। एक थिक और टफर म्यूसिलेज को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। जो थिक और टफर म्यूसिलेज होती है उसका नाम होता है कैप्सूल, जो कि क्या करती है, मतलब जो कि गमी या फिर स्टिकी ट्रेट्स सेल को देती है। ठीक है, क्या काम होता है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को डेसिकेशन से, टॉक्सिन से, प्रिवेंटिंग अटैचमेंट टू फॉरेन, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनसे अटैचमेंट से जो है इनको प्रिवेंट करती है। जो टॉक्सिन्स आते हैं बॉडी के अंदर उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और डेसिकेशन मतलब होता है इसका ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, व्हाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरिया। अभी पीछे हम करके आए थे, मैंने अच्छे से आपको बताया था। करेक्ट ऑप्शन इसका है डी। कैप्सूल क्या होती है, एक लेयर है जो कि कहाँ पे लाई करती है, सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया के उससे आउटसाइड। ठीक है, इट लाइज आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो कैप्सूल है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम इनगल्फमेंट बाय यूकैरियोटिक सेल्स, उसको इनगल्फ यानी उसको निगल ना ले, मतलब कैप्सूल इस चीज को इंश्योर रखती है। जैसे कि मैक्रोफेजिस वगैरह होते हैं, यूकैरियोट सेल का एग्जांपल है मैक्रोफेजिस। तो दे कैन एक्सक्लूड बैक्टीरियल वायरसेस एंड मोस्ट हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल सच एज डिटर्जेंट्स। तो ये क्या करती हैं, एक्सक्लूड रखती हैं यानी बाहर रखती हैं बैक्टीरियल वायरसेस को और बहुत सारे हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल। हाइड्रोफोबिक होते हैं जो वाटर में मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब वाटर से जिसको फियर हो। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि डिटर्जेंट्स वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, डी। इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। कौन सा इनमें से ऐसा जो है ऑर्गेनिल है जो कि डिफर नहीं करता ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास में, यानी कि आपको सिमिलर बताना है। नॉट डिफर का मतलब है कि दोनों में जो एक सिमिलर, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सेल मेम्ब्रेन।
देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इकोलाई की, यानी कि जो कि एक बैक्टीरिया है, और जो क्लेमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। और क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, ये डिफर नहीं करते एक दूसरे से, एज इन बोथ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, क्योंकि दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन है इन दोनों की वो किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट बात करेंगे 20 क्वेश्चन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इनमें से कौन से के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नोस्टोक। नोस्टोक क्या एक प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, जबकि और ये जो तीन हमें दे रखे हैं ये होते हैं यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? नोस्टोक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया, सीलिया के रिगार्डिंग नोट करेक्ट। नोट करेक्ट का मतलब क्या है? इनकरेक्ट, गलत बतानी है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे? फॉलोइंग जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से सीलिया के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। देखो जो यूकैरियोटिक सीलिया होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। किससे? सीलिया के पास एक कोर होता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और अराउंड देयर इन उसके अराउंड 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। दीज आर नॉट एट ऑल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं ट्यूबुलिन के। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे ये दे रखा, ये पॉलीमर होते हैं ट्यूबुलिन्स के। ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, जो साइटोस्केलेटन का पार्ट हो गया वो ये बनाते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू, और शेप भी प्रोवाइड करते हैं। किसको? शेप एंड स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो हो गए उनको शेप और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स क्या है? वो कितना ग्रो कर सकते हैं? एज लॉन्ग एज 50 माइक्रोमीटर्स, मतलब 50 माइक्रोमीटर्स तक जो है माइक्रोट्यूबल्स ग्रो कर सकते हैं। और ये हाईली डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन में रहते हैं। आउटर डायमीटर जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल का वो 23 से 27 नैनोमीटर होता है, जबकि इनर डायमीटर की मैं बात करूँ तो 11 से 15 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। द प्रोकैरियोटिक ऑफ फ्लैजिला पोजेसेस, जो प्रोकैरियोटिक होता है फ्लैजिला का वो क्या पोजेस करता है? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? डी। ये 20 क्वेश्चन, ये 22nd क्वेश्चन है। देखो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो कि किससे बना होता है? बहुत सारे मतलब पैरेलल जो प्रोटीन फिब्रल्स होते हैं उनसे बना होता है। शेप में हेलिकल होता है। जबकि अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करूँ तो ये एक्सोनिमा और शीथ का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी अपैरेटस इनमें से किसके पास नहीं होती? करेक्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा। देखो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है या अपैरेटस, या आप इसको ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। सबसे पहले तो आपको समझ लेना है ये एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है पीपीएलओ। ठीक है, इसमें भी एब्सेंट होता है ये। तो ये प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक सेल्स में, किसको छोड़ के? एक सीव ट्यूब जो होती है प्लांट की, और जो स्पर्म्स है ब्रायोफाइट्स का और टेरिडोफाइट्स का, और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन एसिटाब्यूलेरिया बाय हैमरलिंग प्रूव्ड द रोल ऑफ। जो एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाब्यूलेरिया पे किसके द्वारा? हैमरलिंग के द्वारा। उसने क्या प्रूव कर दिया था? प्रूव्ड द रोल ऑफ, किसके रोल को उसने प्रूव किया था? करेक्ट ऑप्शन है बी।
न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। देखो जो प्रेजेंस होती है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की न्यूक्लियस के अंदर, was proved by the work of Hammerling on single celled alga। एसिटाबिलेरिया क्या है? सिंगल सेल्ड एल्गा होती है ये, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, क्या था उसमें, जो हैमरलिंग है उसने ग्राफ्ट किया किसी भी एक स्पीसीज की स्टोक, ठीक है, एसिटाब्युलेरिया की किसी भी एक स्पीसीज का उसने एक स्टोक जो है ग्राफ्ट किया ऑन टू द फुट ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज के फुट के ऊपर, ठीक है, मतलब डाल दिया। इन ऑल केसेस, सभी केसेस में जो कैप थी वो इवेंचुअली डेवलप हुई ग्राफ्टेड सेल मैच्ड द स्पीसीज ऑफ फुट रेदर देन दैट ऑफ द स्टोक। मतलब कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्राफ्टेड सेल था वो किससे मैच हुआ, जो फुट था दूसरी स्पीसीज का उससे मैच हुआ, ना कि स्टोक से। तो ये इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या था कि जो कैप है दैट इज अलाउड टू ग्रो ऑन ग्राफ्टेड स्टोक लुक्स लाइक द बेस स्पीसीज, की वो अपने बेस स्पीसीज के जैसे दिखती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ? न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। नेक्स्ट है विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। इंपॉर्टेंट साइट बतानी है किसकी फॉर्मेशन की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की और ग्लाइकोलिपिड्स की यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी, गोल्जी बॉडीज। देखो जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का यूकैरियोटिक सेल्स में, हर एक यूकैरियोटिक सेल में। ग्लाइकोलिपिड की बात करूं तो क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से। ग्लाइकोलिपिड्स क्या बताया मैंने? वो लिपिड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से अटैच होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। इनका रोल क्या होता है? मेंटेन करना स्टेबिलिटी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, और फैसिलिटेट करना सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन को, जो कि क्रूशियल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इन द कनेक्शन दैट अलाउ सेल टू कनेक्ट वन अनदर टू फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास? बी, यानी कि गोल्जी अपैरेटस फॉर्मेशन ऑफ, अभी करके आए हम, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन में हमने पढ़ा ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या है? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, हाँ ये डाइजेस्ट करता है बायोमोलिक्यूल्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल्स की, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। राइबोसोम्स क्या? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो गोल्जी अपैरेटस की बात करूँ, वो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में। लाइसोसोम्स क्या है? वो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनिल होती है, मतलब लाइसोसोम्स जो है, जो ये ऑर्गेनिल है, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, एनक्लोज्ड होती है, कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो डाइजेस्ट करते हैं एक्सेस में, या जो वोर्न आउट ऑर्गेनिल्स है या फूड पार्टिकल्स है उनको डाइजेस्ट करते हैं। वैक्यूल्स की बात करूं तो ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड, अगेन ये भी मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होती है, फ्लूइड फिल्ड सैक होती है जो ट्रैप करती है वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। राइबोसोम्स क्या है? मिनट पार्टिकल है जो कंसिस्ट करता है आरएनए को और एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये बाइंड करते हैं किसके साथ? बाइंड करते हैं एमआरएनए और टीआरएनए के साथ, क्या सिंथेसाइज करने के लिए? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 27th। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर में कौन सा सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है सिक्रेटरी सेल्स में, वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस या कॉम्प्लेक्स का, वो क्या है? इज टू प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फॉर सिक्रेशन। क्या काम है इसका? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसका प्रोसेस। ठीक है, तो देयरफॉर जो सिक्रेटरी सेल्स है उनके पास गोल्जी अपैरेटस होता है हाईएस्ट नंबर में।
नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट यानी कि बाहर निकालने के लिए कार्बोहाइड्रेट से, क्या बनाने के लिए, फर्दर एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए कौन सा मतलब सेल ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल होता है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीपी या एनर्जी यही क्या है प्रोड्यूस करता है और एक्सट्रैक्ट करता है। तो देखो जो साइट ऑफ एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेल्स में होती है वो क्या होती है, टू जनरेट एटीपी, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 29th क्वेश्चन की। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं आर, वो क्या होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी। A is true but B is false. Semi-autonomous organelle formed by division of pre-existing organelle contain DNA by leg। ठीक है, ये गलत है। Which one of the following option is correct? हमारे पास C करेक्ट ऑप्शन है, A true B is false। ठीक है, ये करेक्ट है, A ठीक थी, यहाँ पे B रॉन्ग है। कैसे देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनिल होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग organelle and contain DNA but they also contain protein synthesizing machinery। डीएनए तो कंटेन करते हैं लेकिन ये लैक नहीं करते, ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी कंटेन करते हैं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी। और सेमी ऑटोनोमियस का क्या मतलब होता है, वो सेल ऑर्गेनिल्स जिनके पास इनका खुद का डीएनए होता है और इंडिपेंडेंटली वो क्या है फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, वो होता है सेमी ऑटोनोमियस। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ये हमने पीछे किया है ऐसा क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है स्पाइनल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। देखो जो रोल होता है माइक्रोट्यूब्यूल का वो क्या होता है साइटोस्केलेटन का, इंक्लूड मैकेनिकल सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्ट करना, मोटिलिटी एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। मोटिलिटी का मतलब होता है जिसकी मूवमेंट वगैरह होती है, और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन यानी क्रोमोसोम्स को क्या करना, मतलब अलग अलग सेपरेशन होना उनका, सो दैट दे आर प्रेजेंट, तो ताकि सो दे आर प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर सेलुलर मूवमेंट। सेलुलर मूवमेंट के लिए उनके ऊपर क्या है, सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, सेंट्रियोल का क्या काम होता है, क्रोमोसोमल मूवमेंट्स के लिए होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, और स्पाइनल फाइबर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पाइनल फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, एज वेल एज क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। तो माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होलो सिलेंडर होते हैं जो पोलिमराइज्ड अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन डाइमर से बने होते हैं। अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन डायमंड से बने होते हैं ये। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो पार्ट होता है स्ट्रक्चरल नेटवर्क का साइटोस्केलेटन के लिए विद इन द सेल्स साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सा इनमें से सेल ऑर्गेनिल है जो एनक्लोज होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। देखो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं सारे। मैंने क्या क्या नाम लिया, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करूँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स की, उनमें होता है लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, वैक्यूल्स, ये होते हैं। और वो ऑर्गेनिल्स जो लैक करते हैं किसी भी मेम्ब्रेन को, मतलब कोई ना सिंगल डबल मेम्ब्रेन होती ना सिंगल मेम्ब्रेन होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल कौन से हैं, और वो ऑर्गेनिल्स कौन से हैं जो लैक करते हैं किसी भी मतलब मेम्ब्रेन को। तो ये तीनों जो है आपको पता होनी चाहिए। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, इनमें से डीएनए किसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो राइबोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम किससे कंपोज होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड।
राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, जो कि सराउंडेड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर द साइट फॉर, और ये किस चीज की साइट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्या है, ये साइट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 33rd क्वेश्चन की। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लेट प्रोफेज में, जो लेट प्रोफेज आता है इसका, जो उसमें न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वो मतलब अदृश्य हो जाती है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप, एंड रीअपियर्स, और फिर वो कब दिखती है, वापस अपीयर कब होती है, लेट टीलोफेज के दौरान, किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन फॉलोइंग पेयर, मतलब आपको यहाँ पे करेक्ट मैच बताना है, इसका कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन है ए, जो लिपिड सिंथेसिस है वो किसके द्वारा होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर लेयर होती है वो स्टडीड विद, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये क्या करती है, एक बेसोफिलिक स्टेनिंग प्रोवाइड करती है साइटोप्लाज्म को। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक काफी मेजर रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में भी। तो ये सिंथेसाइज और किस चीज को करता है, जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हो गए, लाइसोसोमल एंजाइम्स वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास, ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता वो बताना है। तो मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा नहीं है, राइबोसोम्स, पीछे करके आ चुके हैं। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, जो गैप जंक्शन होते हैं उनको उसका क्या फंक्शन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन अजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। जो फंक्शन होता है गैप जंक्शन का वो क्या होता है, फैसिलिटेट करता है वो कम्युनिकेशन को किसके बीच में, अजॉइनिंग सेल्स, मतलब दो जो क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स होते हैं, बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए और सम लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, बल्बियनी रिंग्स आर साइट्स ऑफ, जो बल्बियानी रिंग्स होती हैं वो किसकी साइट होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन बल्बियानी रिंग्स। बल्बियानी रिंग्स की अगर मैं और बात करूं तो ये एक्सेप्शनली लार्ज पफ्स होते हैं, किसके ऊपर, ऑन द पोलिटीन क्रोमोसोम्स इन डायप्टेरन कायरोनोमस टेंटस, इसके ऊपर होते हैं। ये पफ्स क्या है, पर्टिकुलरली वेल सूटेड होते हैं किसकी स्टडीज के लिए, जो स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव जीन्स, जो एक्टिव जीन्स का स्ट्रक्चर होता है, और जो सिंथेसिस या फिर ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए स्पेसिफिक आरएनए प्रोटीन पार्टिकल्स की। बेल्बियानी रिंग की बात करूं तो इसमें जो आरएनपी पार्टिकल्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं रिबन बेंट इनटू अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर। तो जो रिबन बीइंग बिल्ट फ्रॉम अ टाइटली फोल्डेड 7 nm आरएनपी फिलामेंट, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, मतलब अभी मैंने काफी एक्स्ट्रा ही बता दिया, तो आपको ये ध्यान रखना, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे बताना है मैच करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। ए का यहाँ पे थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनियस सेक्स इन स्टोमा। ठीक है, और सेकंड का फोर्स क्रिस्टी क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आप जानते होंगे इसको। सिस्टर नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को क्रिस्टी और सिस्टरने में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ये आपको याद रख लेना है भले ही। सिस्टरने क्या होता है, डिस्क शेप्ड सेक्स होते हैं गोल्जी अपैरेटस में, और क्रिस्टी क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स होती हैं। क्रोमेटिन की बात करूँ तो ये क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। नेक्स्ट बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनिल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, वो मतलब हमें सेलुलर ऑर्गेनिल्स बतानी है मेम्ब्रेन के साथ कौन सी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है। तो मैंने जो आपको पीछे बताया था वो लिस्ट की आपको तीनों चीजें लिख कर उनके सामने सेल ऑर्गेनिल्स लिख लेनी है कि भाई कौन से के अंदर आती है। तो वो आप जो है याद कर लें, क्योंकि याद करने से ही बहुत सारे मतलब यहाँ पे उससे पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं।
नेक्स्ट है सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट। जो सॉलिड लीनियर स्टेट यानी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जिनका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है और मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, जो कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं अलोंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बनाते हैं साइटोस्केलेटन। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग सॉलिड और कंसिस्ट करते हैं एक्टिन प्रोटीन को। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं भाई, मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है, जो कि आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं हम। तो ये एक्टिन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं। तो दे आर 4 to 6 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये 4 से 6 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में। नेक्स्ट बात करेंगे 41st क्वेश्चन की। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इन चीफली रेगुलेटेड बाय इज चीफली। जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है किसी भी सेल का जिसको वाटर में रखा जाता है, वो चीफली किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? यानी कि चीफली मतलब प्राइमली और मेजरली, ये बात है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होते हैं वो किससे बाउंड होते हैं? एक सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की बाइंडिंग को जो मतलब जिससे ये बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये इसका क्या फंक्शन होता है? इट ऑल्सो फंक्शंस एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी ये फंक्शन करती है, मतलब कि जो स्पेसिफिक जो मटेरियल है उसी की ट्रांसपोर्ट को अलाउ करे। तो इट सेग्रीगेट्स वैक्यूलर कंटेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं? सेग्रीगेट मतलब अलग कर देते हैं वैक्यूलर कंटेंट को किससे? साइटोप्लाज्म से। अलाउज ऑस्मोटिक एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर। और जो ऑस्मोटिक एंट्री या एग्जिट होता है वाटर का उसको भी अलाउ करते हैं। कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास? बी। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है इस मैच द फॉलोइंग का हमारे पास क्या आएगा? ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसल, बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो वो क्या होते हैं? थाइलेकोइड्स में, ठीक है। क्रिस्टी की बात करें पीछे, तो इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, पीछे भी हमने पढ़ा है। राइबोसोम्स की बात करूँ तो ये क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। देखो जो सेंट्रोजोम होते हैं वो ऑर्गेनिल होते हैं जो यूजुअली कंटेन करते हैं दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है क्या? सेंट्रियोल। मैंने क्या बताया? जो सेंट्रोजोम होते हैं वो ऑर्गेनिल होते हैं जो यूजुअली दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, जिसका क्या नाम होता है? सेंट्रियोल्स। तो जो सेंट्रियोल्स होंगे वो बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला के। क्लोरोप्लास्ट में बात करूं तो बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सेक्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है थाइलेकोइड्स। देखो ऐसे होते हैं थाइलेकोइड्स, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये इस ऑर्डर में वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं थाइलेकोइड्स। हर एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो एक नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाता है, जिसका नाम होता है क्रिस्टे। किसके तरफ? मैट्रिक्स के तरफ, ठीक है। जो अंदर मैट्रिक्स होता है, देखो ये मतलब ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, इससे ज्यादा ये अच्छा होगा, ठीक है। ये तो बहुत बुरा है, ठीक है। ये पूरा मैट्रिक्स होता है, ये इसकी इनफोल्डिंग है, इसका नाम होता है क्रिस्टे। नेक्स्ट जो क्रिस्टी होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। इसका क्या काम होता है? ऑब्वियसली भाई फोल्डिंग हो गई तो मैट्रिक्स का सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे वो क्या है? इसका क्या फंक्शन होता है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। तो ये आपको पहले ये फिगर आउट करना होगा ये डायग्राम देखते ही कि भाई ये किस कौन से सेल ऑर्गेनिल का है, और फिर उस सेल ऑर्गेनिल को जानकर आप ये बताओगे कि उसका करेक्ट फंक्शन से फंक्शन के साथ वो यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा है या नहीं। तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये मैंने आपको पीछे ये बताया था, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का इसका काम होता है। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि मतलब स्कैटर्ड का मतलब होता है जो बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इनके ऊपर राइबोसोम होता है इनके आउटर सरफेस पे। आप देख पा रहे हो ये जो है, ये जो होते हैं इनके ऊपर ये राइबोसोम्स लगे होते हैं इनके सरफेस के ऊपर। दे बियर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस।
ठीक है। तो ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और ये क्या होते हैं, कंटिन्यू किसके साथ होते हैं, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी के साथ ये कंटिन्यूअस और जो एक्सटेंसिव उसमें मैनर में होते हैं। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक मेजर रोल प्ले करती है किसमें, वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। जो गोल्जी अपैरेटस है वो एक मेजर रोल प्ले करती है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, फर्दर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और या फिर और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स। A number of protein and lipid synthesized on endoplasmic reticulum, मतलब बहुत सारे जो है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या मतलब उसको आप क्या बोल सकते हो, रफ या स्मूथ रिस्पेक्टिवली, मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपैरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो बस इतना ही जानना आपको, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के आगे फर्दर फॉर्मेशन ये कराते हैं। नेक्स्ट मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, मेजर साइट कौन सी होती है लिपिड की सिंथेसिस की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक और पीवाईक्यू हमेशा कर चुके हैं पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, इनमें से कौन सा टाइप का प्लास्टिड जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल को कंटेन नहीं करता, वो बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट को। कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ठीक है। दे देयरफॉर अपीयर ऑरेंज, तो ये ऑरेंज, रेड या फिर येलो कलर के अपीयर होते हैं। जबकि अमाइलोप्लास्ट की मैं बात करूं, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, स्टोर स्टार्च। अलूरोप्लास्ट की बात करूं, जो हमारे पास ये रहा, ये क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स। इलियोप्लास्ट की बात करूं तो ये स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स को और फैट्स को। ठीक है। आर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, तो ये सब क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। मैंने चारों का आपको बता दिया है। ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है उसको स्टोर करते हैं, ये स्टार्च को, इलियोप्लास्ट ऑयल ड्रॉपलेट या फैट्स को, और ल्यूरोप्लास्ट किसको, प्रोटीन्स को। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिल ए इन द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इसका मतलब कौन सा ये ऑर्गेनिल है, क्या उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर देख के आप ये बता सकते थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और आगे एक मतलब किसी भी और ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं गिवन है, तो एक में गिवन है तो उसका फंक्शन भी करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपके बुक में जो ये डायग्राम दे रखा है ना, उसमें जो लेबलिंग कर रखी है हर एक ऑर्गेनिल की, उसको आप ध्यान से पढ़ के जाना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, जो राइबोसोमल आरएनए है वो एक्टिवली किस में सिंथेसाइज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी, न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोमल आरएनए है एक्टिवली सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री। तो न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम क्या होता है, राइबोसोमल फैक्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कंपोज होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा, पीछे भी करके आए हैं। राइबोसोम्स जो है ए मेम्ब्रेनियस, मतलब ए मेम्ब्रेनियस का मतलब क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेनियस। ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, वो वाले सेल ऑर्गेनिल होते हैं जो कंपोज होते हैं आरएनए से और प्रोटीन से। कहाँ मिलते हैं, दोनों, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों टाइप के सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बात करूँ तो राइबोसोम 70S टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 80S टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से करेक्ट वन को, मतलब आपको क्या करेक्ट वन देखनी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है,
जो फ्लूइड मोसेक मेम्ब्रेन मॉडल था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? सिंगर और निकलसन के द्वारा 1972 में। मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन। देखो जो फ्लूइड मोसेक मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का, उसमें क्या था? हाउ साइंटिस्ट डिस्क्राइब व्हाट द सेल मेम्ब्रेन लुक्स। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई कैसे सेल मेम्ब्रेन दिखती है, कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है? बंच ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बंच से बनी होती है दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जो मूवमेंट था मोसेक ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उसने क्या मेक्स इट इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ कंप्लीटली इन मतलब इम्पेनेट्रेबल बैरियर। पेनिट्रेबल बैरियर, पेनिट्रेबल का मतलब पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप इसे समझो, पेनिट्रेट का मतलब होता है कोई चीज उसके अंदर कितना मतलब प्रॉपरली मतलब जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 51st क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनिल विद इन एन ऑर्गेनिल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है, एक मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनिल का है, मतलब ऑर्गेनिल के अंदर ऑर्गेनिल, ठीक है, वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम्स कैसे हैं? स्मॉल नेकेड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, विद इन, विदाउट आएगा यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल्स मेड ऑफ आरएनए प्रोटीन्स, मतलब आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो सीन इन द ऑर्गेनिल्स लाइक, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ठीक है, ये ऑर्गेनिल का मतलब था कि किसी और ऑर्गेनिल में भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है? राइबोसोम्स होते हैं, यानी ये खुद एक ऑर्गेनिल है और ये भी ऑर्गेनिल्स है, इनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। दे आर द सेल्स प्रोटीन फैक्ट्री, इनको क्या बोला जाता है? सेल्स की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। और कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज पोलीराइबोसोम्स, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं एज किसकी फॉर्म में? पोलीराइबोसोम्स की फॉर्म में, ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट एट विच इन्फॉर्मेशन कैरिड इन द जेनेटिक कोड। राइबोसोम्स कौन सी साइट होती हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है? कहाँ, किस चीज में? जेनेटिक कोड में। इज कन्वर्टेड इनटू, जो यहाँ पे क्या है? जेनेटिक कोड है, उसमें इंफॉर्मेशन कैरी की गई तो फर्दर आगे जेनेटिक कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। इनमें से कौन सा जो सेलुलर पार्ट है करेक्टली डिस्क्राइब है, यानी बेसिकली आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सी थैलेकोइड्स। देखो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सर्व करते हैं एज बेसल बॉडीज फॉर सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल्स क्या सर्व करते हैं? बेसल बॉडीज, एज बेसल बॉडीज के लिए, सीलिया फ्लैजिला के लिए। दे आर कंसर्न विद स्पाइनल फॉर्मेशन, स्पाइनल फॉर्मेशन से कंसर्न होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। लाइसोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कंटेन करती है मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एन एसिड पीएच, मतलब 5 नियरली 5 पीएच पे क्या है? ये एक्टिव होती है, ठीक है। कौन? लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे 8.5 दे रखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट है थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ये फॉर्म करती है मैनी फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड ट्यूबल्स दैट एनक्लोज अ सिंगल कॉन्जुलेटेड कंपार्टमेंट। दीज ट्यूबल्स टेंड टू स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक ग्रेन्यूलम। देखो ये ऐसे होती है, ठीक है, और ये ग्रेन्यूम बोलते हैं फॉर एक सिंगल को। पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं थैलेकोइड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज, बहुत बार कर चुके हैं आप तो, गोल्जी अपार्टस। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, जो पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है किसी भी सेल के अंदर वो कहाँ पे होता है? इनसाइड। तो ये है राइबोसोम्स। जो पेप्टाइड सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स, जो सेल का राइबोसोम है वहां पे होता है। नेक्स्ट विच व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ऐसे होते हैं, मतलब जो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं बताती हूँ। देखो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो न्यूक्लियोसोम है वो एज अपीयर एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे मतलब एक स्ट्रिंग के ऊपर से, ये स्ट्रिंग है इसके ऊपर ऐसे मोती, ठीक है, बीड्स ऐसे ये दिखाई पड़ते हैं कुछ क्रोमोसोम के अंदर ड्यू टू शॉर्ट लेंथ, क्योंकि डीएनए की शॉर्ट लेंथ के कारण, जो कि रैप्ट होती है किसके अराउंड? हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। मैं ये बता देती हूँ जो न्यूक्लियोसोम होता है ये क्या होती है? फंडामेंटल सब यूनिट होती है क्रोमेटिन की।
अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि भाई फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ क्रोमेटीन कौन सी है, तो उसका भी करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोसोम्स। हर एक न्यूक्लियोसोम जो है वो कंपोज होता है लिटिल या लेस देन 2 टन्स ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड अ सेट ऑफ 8 प्रोटीन। 8 प्रोटीन्स के अराउंड रैप्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। ठीक है, जो विच आर नोन एज, जिसको ओवरऑल जो है मिलाकर क्या बोला जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर यानी 8 हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, जितने भी हिस्टोन ऑक्टामर है वो कंपोज होते हैं 2 कॉपीज से। ठीक है, ईच ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स यानी कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे H2A, नेक्स्ट है H2B, H3, H4। ठीक है, इतना ही हमें जानना है। नेक्स्ट है द फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन विद इट्स। ठीक है, आपको लेबलिंग करनी है, चारों पार्ट्स की लेबलिंग करनी है। सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड, और वो पार्ट बताना जो करेक्टली मैच्ड है उसके फंक्शन के साथ भी। ठीक है, देखो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, पार्ट बी। जो ये बी पार्ट है ये ठीक बता रखा है यहाँ पे, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि इनफोल्डिंग्स बनाती है क्रिस्टी। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। माइटोकॉन्ड्रियन इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग नोन एज क्रिस्टी विच अलाउज, जो ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। जैसे कि प्रोटीन कौन सा, जैसे हो गया भाई साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम का क्या फंक्शन, टू फंक्शन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, 57 थे, 6 नहीं है, 56 हमने पीछे किया अभी। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स एक्यूमुलेट इन द, एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि कहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन है उनका एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, कौन सी साइट पे होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कंटेन करती है मोर देन 151 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड। कितने, more than 151 polypeptides and has a very high protein to phospholipid ratio। और मतलब काफी ज्यादा हाई प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की इसके पास क्या होती है, रेशियो होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया गया, कैसे, एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरोक्सीजोम। देखो जो मतलब पेरोक्सीजोम को छोड़कर एक्सेप्ट पेरोक्सीजोम, जो रिमेनिंग 3 बच गए हमारे पास, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो पार्ट्स होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। तो हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, पेरोक्सीजोम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे बताना है, 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो बताना है। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो 2 एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो परमिट करते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन उनके बीच में। दे आर द फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये क्या होते हैं, फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसको, प्रोटोप्लास्ट को एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बाय पासिंग थ्रू द सेल वॉल। मतलब कि ये क्या होता है, फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसके, प्रोटोप्लास्ट को एडजेसेंट प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को बाय पासिंग थ्रू द सेल वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्लास्मोडेस्माटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। ओन डीएनए, खुद का डीएनए किसके पास होता है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का ओन डीएनए होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर विद इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल्स में जो कैरी आउट करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चेन और क्रेब्स साइकिल हम आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें भी काम आता है। देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स एनर्जी प्रोडक्शन साइट भी इसको बोला जाता है। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, जो मेन एरिया मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी,
साइटोप्लाज्म, देखो जो मेन एरेना होता है वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज का किसी भी सेल का, वो साइटोप्लाज्म होता है। वो क्या फॉर्म करते हैं, लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। लिविंग प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का उसको फॉर्म करते हैं, एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर। क्या कंसिस्ट करते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन, वेस्ट मेटाबोलाइट्स और जितने भी ऑर्गेनिल्स बच के सब। नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कंसिस्ट करती है मेनली, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइज ऑफ मेनली प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फोस्फोलिपिड लेयर बाइलेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंप्राइज करती है मेनली प्रोटीन्स को, उन्हीं प्रोटीन्स को जो किससे एम्बेडेड होते हैं, किससे घिरे होते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है अकर एट प्लेसेस, मतलब दोनों साइड पे हो सकते हैं, आउटर साइड पे भी इनर साइड पे भी लिपिड बाइलेयर के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा आर, तो ये क्या होते हैं, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, पीछे क्वेश्चन किया था अभी हमने इसी के ऊपर। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, जो साइटोस्केलेटन है वो किससे बनी होती है। देखो मैं अगर आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये कब बनते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, विच ट्रेसेस ऑफ व्हेन ट्रेसेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकम कोट, जब जो ट्रेसेस हैं एंड ईआर के वो वहां पे कोट हो जाए इन द न्यू वॉल, नई वॉल में जो डिवाइड करती है पेरेंट सेल को, तो उस दौरान क्या बनता है, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, प्रोटीनेशियस फाइलामेंट्स। जो साइटोस्केलेटन है वो किससे बनता है, तीन तरीके के प्रोटीन फाइलामेंट से बनता है। एक्टिन फाइलामेंट्स जिसको आप बोलते हो, माइक्रोफिलामेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो तीन टाइप के, एक होता है एक्टिन फिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, और एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, हुज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, जिनके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एक्टिन और ट्यूबुलिन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, प्रोटीनेशियस फाइलामेंट, जो मतलब ये तीन टाइप के प्रोटीन्स। साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिसकी मैंने यहाँ पे लेबलिंग की है। और अगर यहाँ पे पूछे कि भाई मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, तो वहां पे आप एक्टिन और क्या बोलोगे, ट्यूबुलिन। ठीक है, ये बोलोगे। नेक्स्ट है स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का हायर प्लांट्स में, वो कंटेन क्या कंटेन करता है, वो देखो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का हायर प्लांट्स का, वो कंटेन करता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। स्ट्रोमा के अंदर स्टैक्स होते हैं थाइलेकोइड के, सब ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि साइट होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, मिडल लेमिला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। जो मिडल लेमिला होती है वो किसकी बनी होती है, देखो जो मिडल लेमिला होती है मेनली कंपोज होती है वो कैल्शियम पैक्टेट की। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उनकी फॉर्मेशन के दौरान कैल्शियम उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, और क्यों होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टेबिलिटी के लिए और फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और वो एक्ट करता है एज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग एजेंट। कैसे एक्ट करता है ये, एज अ सीमेंटिंग एज सीमेंटिंग एजेंट, ये एक्ट करता है इन द सेल वॉल्स इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में। कैल्शियम पैक्टेट जो है एक ग्लू के जैसा होता है, मतलब ये बाइंड कर देता है एडजेसेंट सेल को टुगेदर, मतलब साथ में उनको बाइंड कर देता है। सो इफ अगर 1% इनएडिक्वेट, मतलब कि जितनी मात्रा चाहिए उससे कम कैल्शियम जो है ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, मतलब कि कम कैल्शियम आगे जो है ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, एक एडिक्वेट और मतलब जितना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही कैल्शियम आगे ट्रांसपोर्ट हो सेल फॉर्मेशन के द्वारा, टिश्यूज बिकम लेस स्टेबल एंड प्रोन टू डिसइंटीग्रेशन। अदरवाइज टिश्यूज कैसे हो जाएंगे, कम स्टेबल होंगे और उनमें डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम पैक्टेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोसेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर डिस्क्राइब्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट इसकी है बी। Keeping in view of the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, the movement of lipid and protein from one lipid monolayer to other lipid can rarely flip flop, protein can not। देखो जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेड लेटेस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, जो किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर एंड निकोलसन in 1972। According to them, it resembles protein iceberg in a sea of lipid। मतलब उनके अनुसार ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कैसा रिजेंबल करता है प्रोटीन आइसबर्ग, मतलब प्रोटीन कैसे, मतलब प्रोटीन का आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, लिपिड के सी में, मतलब लिपिड यहाँ पे समुद्र है और प्रोटीन क्या है वहां पे, उसके ऊपर समुद्र के ऊपर आइसबर्ग है। ठीक है, तो प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज किसका मेजर कंपोनेंट है, फाइथियम। देखो सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फाइथियम। फाइथियम क्या होता है, एक जीनस है पैरासाइटिक oocyte का। ठीक है, किसका जीनस है, पैरासाइटिक oocyte का। बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर वंस क्लासिफाइड, क्योंकि इनको एक टाइम पर जो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे इनको फंगाई में क्लासिफाई किया गया था। दे आर समटाइम्स स्टिल ट्रीटेड एज सच, मतलब आज भी इनको मतलब ऐसा ट्रीट कर देते हैं फंगाई के जैसा। फाइथियम लाइक अदर्स इन द फैमिली फाइथिशिए आर यूजुअली characterized by their production of सिनोसाइटिक हाइफी विदाउट सेपरेशन। मतलब कि इनको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है कि बाय देयर प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन के बेस पे सिनोसाइटिक हाइफी की जो करते हैं ये, और इसमें इनका जो हाइफी होता है बिना सेपरेशन के होता है, मतलब कि एक दूसरे से लिंक्ड होता है। उगोनिया जनरली कंटेन, उगोनिया में एक ही सिंगल oosporium का प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडिया की बात करूं, ये एक एलोंगेटेड और क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम का। देखो जो दो सब यूनिट होती है राइबोसोम की जो यूनाइटेड रहती है क्रिटिकल आयन लेवल पे, वो है ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स अमाउंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब कि मैग्नीशियम का क्या रोल होता है कि वो स्ट्रक्चर की अपीयरेंस में, जो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है उसके अपीयरेंस में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर मैग्नीशियम जो एब्सेंट हो किसी मीडियम में, तो जो लार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। डिस्प्ले अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वही दिखेंगे, लार्जर नहीं शो हो पाएंगे। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, वैक्यूल क्या होता है एक प्लांट सेल में बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। वैक्यूल एक प्लांट सेल में मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, और कंटेन करता है वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। वैक्यूल इज अ स्पेस विद इन द साइटोप्लाज्म, वैक्यूल क्या होता है, स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग सेल की, दैट इज फिल्ड, जो कि एयर से, वाटर से या अदर लिक्विड से भरा होता है। सेल सेल भी हो सकता है और फूड पार्टिकल्स भी। प्लांट सेल में बात करी जाए तो यूजुअली एक लार्ज वैक्यूल होता है उसमें, जो कि बाउंडेड होता है किससे, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से। कौन सी हो सकती है वो, वैक्यूल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, टोनोप्लास्ट भी हो सकती है, जो मैंने बताया था पीछे। एनिमल सेल्स यूजुअली हैव सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स। देखो प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होती है, इतना याद रखोगे, और एनिमल सेल्स में कितनी होती है, मतलब सेवरल स्मॉल वैक्यूल हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल में एक ही होती है लेकिन लार्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट। रोंग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें मतलब फॉलोइंग में से आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। करेक्ट है ये, मतलब ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन इसका जो जाएगा ये ए है। दोनों जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दोनों के पास क्या होते हैं, इंटरनल कंपार्टमेंट होते हैं, जो थाइलाकोइड स्पेस बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो इनका थाइलाकोइड स्पेस है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, रोंग स्टेटमेंट है। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है हालांकि, लेकिन कई बार हमारा जिक्र आ चुका है तो यहाँ पे एक बार हम देख ही लेते हैं, ताकि आगे भी अगर कोई पीवाईक्यू ऐसा आता है तो आपको समझ आ जाए।
देखो सबसे पहले बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, मैं पहले बना लेती हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगी। देखो ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, पेन लाइट है काफी। इसको बोलते हैं जो ये हमारे पास है स्ट्रोमल लेमिला। ठीक है, ये होते हैं ये जो इतने सारे होते हैं ये होते हैं ग्रेना। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है अंदर का इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और जो यहाँ पे ऐसे मतलब होती हैं स्ट्रोमा के अंदर ये होती है राइबोसोम्स। ये जो है ये वाला ये क्या होता है स्टार्च ग्रेन्यूल। ठीक है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे होते हैं क्या लिपिड ड्रॉपलेट, लिपिड के ड्रॉपलेट्स। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, एक बार जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, और अब माइटोकॉन्ड्रिया का भी देख लेंगे ऐसे ही। देखो ऐसे ही थोड़ा सा रफ बनेगा मेरे से। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक को साथ में खोल के बैठ सकते हैं। ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं हम। ये अंदर होता है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स पूरा ये ओपन होता है भाई। ठीक है, ऐसे मतलब पूरा ये एक ही पार्ट है। उसके बाद हमारे पास होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो यहाँ पे होता है ये इससे बाहर। और जो ये इनफोल्डिंग्स होते हैं ये तो हम काफी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ये होते हैं क्रिस्टे। किसका डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यानी कि 71st क्वेश्चन हमारा हो गया। 72 की बात करेंगे अब। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोलाइन। प्रोलाइन क्या होता है मतलब कि इज अ प्रोटीनियोजेनिक अमाइनो एसिड। प्रोटीनियोजेनिक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम जो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
और प्रोलाइन के बारे में अगर और बताऊं तो ये ओनली प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड होता है, सेकेंडरी अमाइन जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेकेंडरी अमाइन जिसके पास होता है, इन दैट द अल्फा अमाइनो ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू द मेन चेन मेकिंग द अल्फा। तो ये छोड़ो, प्रोलाइन क्या होता है, यूनिक होता है इन दैट इट इज ओनली अमाइनो एसिड, ये सिर्फ यही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, प्रोटीन की बैकबोन से 2 बार, ठीक है, फॉर्मिंग अ 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। बस ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, वो बतानी है आपको। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है, जो एंजाइम इलेक्ट्रॉन मतलब जो द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर में नहीं, इनर में होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है 74th, द मेन ऑर्गेनिल इज इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड राउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज। मेन ऑर्गेनिल बताना है जो इन्वॉल्व होता है किस मॉडिफिकेशन में और रूटिंग में किसकी, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन की, उसकी डेस्टिनेशन तक। तो कौन सा है ये, करेक्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन और एंजाइम्स को उसकी डेस्टिनेशन तक, दैट इज विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। मतलब कि क्या डेस्टिनेशन है कि भाई विद इन द सेल भी हो सकते हैं वो, या फिर एंड आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट है, according to widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid where lipids and integral protein can diffuse randomly. Recent year this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement, इसके रिगार्ड में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फ्लूइड मोसेक के रिगार्ड में। करेक्ट ऑप्शन इसका है ये, जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, माइग्रेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एक लिपिड मोनोलेयर से अदर जो मोनो लेयर होगी लिपिड बाइलेयर की वहां तक। तो इसके जो है करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। माइग्रेशन होता है, ठीक है, एक बाइलिपिड की लेयर से दूसरी के पास, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। सेंट्रोमियर किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, ठीक है। ये जो हमारा सेल डिवीजन वाला चैप्टर है नेक्स्ट, वहां पे भी आप अच्छे से समझते हो। एनाफेज के दौरान जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है एनाफेज के दौरान, तो वो जो है इट डीजनरेट प्रोटीन बाइंडिंग द टू क्रोमेटिड इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर होते हैं दोनों क्रोमोसोम के, वो डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 क्रोमेटिड वहां पे दिस कन्वर्ट जो 2 क्रोमेटिड थे वो इनटू 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर। जो प्रोटीन सिंथेसिस है एनिमल सेल में अकर्स, वो कब होता है, कब, मतलब ये है डी ऑप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स ऑन राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट इन, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है। क्यों, बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट है उनके पास उनका खुद का डीएनए आरएनए और राइबोसोम हो सकता है। सो मतलब डीएनए और आरएनए होता है एंड राइबोसोम सो कैन सिंथेसाइज हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड। तो जो राइबोसोम है वो सिंथेसाइज कर सकता है जितने भी उसको रिक्वायर्ड प्रोटीन है, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ देयर, उनके आधे से ज्यादा सिंथेसाइज कर लेता है रिक्वायर्ड प्रोटीन। नेक्स्ट है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर। जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, वो एक दूसरे से कैसे डिफर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। जो प्रोकैरियोट है उनके पास सिंपल फ्लैजिला होता है बिना माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल फ्लैजिला विदाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। विदाउट माइक्रोट्यूबल्स। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास कॉम्प्लेक्स सीली और फ्लैजिला होता है जो कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूबल्स, जो कि अरेंज होते हैं 9+2 फैशन में, ठीक है। आउटर रिंग ऑफ 9 पेयर सराउंडिंग 1 सेंटर पेयर। नेक्स्ट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थाइलेकोइड्स।
थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स पोजेस द क्लोरोफिल। जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, क्लोरोफिल को पोजेस करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो परमिएबल होती है बहुत सारे सॉल्यूट्स के लिए, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन होते हैं। स्ट्रोमा जो है वो क्या फॉर्म करती है, मैट्रिक्स जो कंटेन करती है एंजाइम केल्विन साइकिल के लिए फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, थाइलेकोइड। इन फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर से आगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, फोस्फोलिपिड फ्रॉम बायोमोलिकुलर लेयर इन द मिडल पार्ट। जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्रपोजेस दैट, उन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंप्राइज करती है फोस्फोलिपिड बाई लेयर को, वेयर इन जो आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन फ्लोट इन द सी ऑफ फोस्फोलिपिड। जो उन्होंने क्या रिजेम्बलेंस दी थी, प्रोटीन iceberg floats in the sea of lipids। ठीक है, ये दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन क्रोमोसोम। कौन सा मतलब इनमें से एक से ज्यादा बार लेकिन 5 से कम बार होता है क्रोमोसोम में, वो बताना। जिसका करेक्ट ऑप्शन है क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड जो है वो ऐसा होता है, इज वन ऑफ टू, मतलब टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड जो है डीएनए के मेकिंग अप अ क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम को बनाते हैं, ज्वाइंट होते हैं उनके सेंट्रोमियर से एक दूसरे के साथ फॉर द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के लिए, न्यूक्लियर डिवीजन। वो माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन भी हो सकती है और डिविजनल भी हो सकती है। तो टर्म जो है वो आज तक क्यों यूज की जाती है, टिल द सेंट्रोमियर, जब तक सेंट्रोमियर जो है कॉन्टेक्ट में रहेगा तब तक हम ये टर्म यूज करते हैं। जब ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन का टाइम कब आता है, एनाफेज के दौरान। एनाफेज जब होता है माइटोसिस का, और एनाफेज 2 किसका, मियोसिस का। तो स्ट्रैंड्स जो उनको हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। तो जो टिप होती है क्रोमेटिड की उसको बोलते हैं टीलोमर्स। किसकी टिप को, क्रोमेटिड की टिप को बोला जाता है टीलोमर। ये क्या प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द एंड्स, जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, ताकि वो मतलब उनकी प्रिवेंशन करते हैं कि कहीं वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो जाए। इस वजह से उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, उनकी टिप पे टीलोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन। राइबोसोम्स किसमें प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यूक्लियोलस। जो और अपना क्या है 82 गोल्जी बॉडीज हैं वो किस में पार्ट लेती हैं। अगर मैं गोल्जी बॉडीज की बात करूं तो ये एलोब्रेशन और सिक्रेशन किसके, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स के। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट ऑफ क्या है, एटीपी सिंथेसिस की साइट है। राइबोसोम्स की बात करूं तो ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, साइटोप्लाज्म आप जानते हो। नेक्स्ट है माइटोटिक स्पाइंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। जो माइटोटिक स्पाइंडल है वो किस प्रोटीन की, मतलब मेनली किस प्रोटीन की कंपोजिशन से बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ट्यूबिलिन। जो माइटोटिक स्पाइंडल्स हैं वो माइक्रोट्यूबल्स से बने होते हैं, जो माइक्रोट्यूबल्स किससे बने होते हैं, ट्यूबिलिन के डायमर से। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं मसल फाइबर के। मायोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। और जो मायोग्लोबिन की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होते हैं जो कि मसल में पाए जाते हैं। और ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटोन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं मसल उसमें अपने मसल फाइबर्स के। ये हमारे पास क्लास 12 की ह्यूमन फिजियोलॉजी में बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है एक्टिन मायोसिन मायोग्लोबिन के बारे में, तो वहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूबल्स एब्सेंट इन। जो माइक्रोट्यूबल्स है वो किस में एब्सेंट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूबल्स नहीं होती। माइक्रोट्यूबल्स आर फॉर्म्ड ऑफ डाइमर्स ऑफ ट्यूबिलिन। तो माइक्रोट्यूबल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल में, फ्लैजिला में, स्पाइंडल फाइबर्स में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। नेक्स्ट है एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडल लैमिला इज। ये जो एलिमेंट मिडल लैमिला के लिए जो सा मतलब कौन सा इसमें नेसेसरी है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कैल्शियम। जिंक क्या है, एक एक्टिवेटर होता है एंजाइम का। ठीक है, लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के जैसे जिंक क्या है, एक्टिवेटर है एंजाइम का। कॉपर किसमें पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है उसमें काम लेता है, प्लास्टोसाइनिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, प्लास्टोसाइनिन की फॉर्म में। ठीक है, पोटेशियम की बात करूं तो ये मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी क्या करता है, मेंटेन रखता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैल्शियम। सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। सेल ऑर्गेनेल जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसाइलेशन किसके, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन में। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, या फिर आप इसको रिजल्ट बोल सकते हो। किसका रिजल्ट, एडिशन ऑफ सैकराइड टू प्रोटीन। सैकराइड का और प्रोटीन का एडिशन और लिपिड्स के साथ। तो जो प्रोसेस है इज वन ऑफ 4 प्रिंसिपल को ट्रांसलेशनल एंड
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन स्टेप्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सीक्रेटेड प्रोटीन। देखो जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो अंडरगो करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये एक एंजाइम डायरेक्टेड साइट स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, मतलब कि एंजाइम की डायरेक्शन में होता है और एक स्पेसिफिक साइट पे होता है, एज अपोज्ड टू द, मतलब ये अपोज करता है किसको, नॉन एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइसेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। लाइसोसोम्स हैव अ हाई कंटेंट, और लाइसोसोम के पास किस, मतलब क्या, किस चीज का हाई कंटेंट होता है, तो वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कि रिच होते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस में। ये दे आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, ये किसमें, फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट इनटू, कौन से ऐसे एंजाइम है जो एसोसिएटेड होते हैं किससे, कि वो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सके, आर प्रेजेंट इन, वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ग्लाइकोक्सीजोम्स। देखो जो गोल्जी बॉडीज की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल होते हैं जो किसमें पार्ट लेते हैं, एलोब्रेशन में और सिक्रेशन में, किसकी, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स की। माइक्रोसोम्स की बात करूँ तो वो स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। कौन, माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन सेल होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और परफॉर्म करते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किसका, सबस्ट्रेट का। ग्लाइकोक्सीजोम्स की अगर मैं बात करूं तो वो कंटेन करते हैं एंजाइम किस चीज के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, किसके लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन, कौन से, मतलब इन जो हमें ऑर्गन दे रखे हैं चारों में से किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्फीरोजोम्स। जो न्यूक्लियस है वो एनक्लोज होता है डबल लेड एनवेलप के द्वारा। ठीक है, जो स्फीरोजोम्स होते हैं वो स्मॉल स्फीरिकल सिंगल मेम्ब्रेन्ड बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए, सिंथेसाइज के लिए और फैट को स्टोर करने के लिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है, इज ऑल्सो सराउंडेड बाय, वो भी दो लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, जो प्रोटीन है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो ये राइबोसोम्स। काफी देर से हम पढ़ रहे हैं कि राइबोसोम जो है साइट होती है प्रोटीन के सिंथेसिस की। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट होती है, एटीपी की सिंथेसिस की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो वो किसमें पार्ट लेती है, एलोब्रेशन और सिक्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स। द डिस्टिंक्टली स्टेनिंग रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स टुगेदर विद द सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये मैंने बहुत बार मतलब काफी बार आप पढ़ चुके हैं हम ये चीजें। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट जीन्स लोकेटेड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, जो जीन्स लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे वो कौन से हैं। करेक्ट है, जनरली शो मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो एक मिनट अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उससे समझाते हैं। जीन्स जो लोकेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे वो इनहेरिट होते हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक है, ये चीज आप जानते हो। तो जो जाइगोट रिसीव करेगा साइटोप्लाज्म फ्रॉम द फीमेल गैमेट, मैटरनल का मतलब एक होता है भाई पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। आपने ये वर्ड पहले भी कभी सुनोगे। पैटर्नल आप जैसे बोल देते हो कि पैटर्नल रिलेटिव्स हैं, मतलब पापा के साइड वाले रिश्तेदार हैं। मैटरनल जो मम्मी के साइड वाले, यानी कि ये मेल ये फीमेल, यहाँ पे बायो में हम ये इसको रिसेंबल कर रहे हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस से हम रिसेंबल कर रहे हैं किसको, फीमेल गैमेट को। हैंस इट इन्वॉल्व्स मैटरनल इनहेरिटेंस। देखो मैटरनल इनहेरिटेंस कब होती है, जब जीन्स जो हैं बाय द जीन्स, किसके द्वारा, जो जीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होते हैं। तो जो एग पास होते हैं ऑन अ लोट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से, जहां पे स्पर्म पास होता है फ्यू या जीरो। ठीक है, मतलब कि एग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज्यादा मात्रा में पास होते हैं, जबकि स्पर्म की बात करें वो जीरो या फिर बहुत कम। मैटरनल इफेक्ट रिजल्ट बिकॉज ऑफ मैटरनल पेरेंट प्रोड्यूस। मैटरनल इफेक्ट कब देखने को मिलते हैं, जब जो मैटरनल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करे एग को एंड फर्दर द जीन्स कंट्रोल प्रोडक्शन, और जो आगे जो जीन्स है वो क्या कंट्रोल करें, फर्दर जीन्स कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ एग्स। तो इसी के साथ हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो फिनिश हो गए हैं।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।